हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भी इसी क्रम में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 8 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक की घटनाओं पर चर्चा की थी और ये सारी चर्चा जो है वो न्यूज़पेपर पर आधारित थी। आज के इस वीडियो में भी हम न्यूज़पेपर पर जो समाचार दिए गए थे, जो घटनाएं लिखी गई थी, उन्हीं के आधार पर ये करंट अफेयर्स बना रहे हैं। इसलिए हम ये दावा बिल्कुल नहीं करते कि इस बीच यानी कि आपके 23 अगस्त से लेकर आज तारीख तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, यानी 7 तारीख तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सारा हमने कवर किया हुआ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर न्यूज़पेपर में जो भी घटनाएं हमको पढ़ने या देखने को मिली, उनके आधार पर हमने जो ये है तैयार किया है। तो ये बताने का एक मतलब ये भी है कि आप खुद भी जो है रोजाना न्यूज़पेपर पढ़कर सारे नहीं तो कम से कम ज़्यादातर करंट अफेयर्स से वाकिफ रह सकते हैं, उनसे अवगत रह सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो, जैसा मैंने पहले ही बताया था, कि सरकारी योजनाओं की, सरकारी जो भी उपलब्धियां होती हैं उनका पोस्टर न्यूज़पेपर में समय समय पर आते रहता है। वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि बहुत सारी सरकारी योजनाओं के जो डेटा हैं वो आपको वहाँ से मिल जाते हैं। उसी एक पोस्टर में जो है हमको एक बात पता चली छत्तीसगढ़ के मॉरिशस के बारे में। छत्तीसगढ़ का मॉरिशस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे पूछता है, जैसे छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का शिमला जो है वो मैन पार्ट है। फिर कश्मीर है, तो कश्मीर जो है चित्तौड़गढ़ है। उसी प्रकार मॉरिशस की बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहा जाता है सतरंगा को। सतरंगा जो है कोरबा जिले में स्थित है। वाटर रिजॉर्ट यहाँ पर बनाया गया है हसदो बांगो जलाशय पर। तो इसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ का मॉरिशस। डायरेक्ट क्वेश्चन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। फिर इसी पोस्टर से हमको पता चलता है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसकी चर्चा बार बार होते रहती है, महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसी परियोजना, या कहा जाए कि इस परियोजना के बेसिस पर ही, या कम से कम एक कारण जरूर था ये परियोजना जिसके कारण जो है 2018 में सत्ता परिवर्तन हुआ छत्तीसगढ़ में। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसान न्याय योजना, इसमें डेटा क्या है कि अब तक जो है 8,798 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि कितने का भुगतान किया जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए 8,798 करोड़। ऐसे ही पोस्टर से हमको पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल खोले गए हैं इंग्लिश। एक तो उनका नाम आपको याद रखना है, स्वामी आत्मानंद, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल। तो एक तो नाम से प्रश्न हो सकता है, दूसरा इनकी संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या है 171, ये आपको याद रखना है। इन स्कूलों में ये भी आपको याद रखना है कि गर्ल्स का जो रिजर्वेशन है, यानी बालिकाओं का जो रिजर्वेशन है वो है 50%। तो यहाँ जो भी भर्तियां होंगी, जो भी स्टूडेंट्स भर्ती लेंगे, उसमें 50% जो सीटें हैं वो आरक्षित है बालिकाओं के लिए। ऐसे ही पोस्टर से हमको पता चलता है महतारी दुलार योजना का। महतारी दुलार योजना क्या योजना है, आपको पता होना चाहिए। तो महतारी दुलार योजना जो है ऐसे बेसहारा बच्चों के लिए है जो अपने अभिभावकों या माता पिता को कोरोना में खो चुके हैं। तो कोरोना काल में अनाथ या बेसहारा हुए बच्चों को फ्री शिक्षा और छात्रवृत्ति, मुफ्त शिक्षा व छात्रवृत्ति जो है इस योजना अंतर्गत प्रदान किया जाना है। तो ये नाम आप याद रखेंगे, महतारी दुलार योजना। इन्हीं पोस्टर में फिर उल्लेख होता है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इससे संबंधित कौन सा तथ्य आपको याद रखना चाहिए कि एक तो जो है ये अभी इसी 2021-22 से चालू हुआ है ये, ठीक है, प्रारंभ जो हुआ है ये आपके 2021-22 से चालू हुआ है और वर्तमान में इसका पंजीकरण चल रहा है। इसका जो पंजीकरण हो रहा है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो है इसका पंजीकरण होना है। और इसके अंतर्गत क्या है कि 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाने हैं। तो ये चीजें हैं। इन्हीं पोस्टर से एक और बात का पता चलता है कि खरीफ वर्ष 2020 में जिन्होंने अपने खेतों में धान लगाया हुआ था, तो धान की बजाय अगर वो उस जोत भूमि में, उसी भूमि में जिसमें उन्होंने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल वाले भूमि पर अगर वृक्षारोपण किया जाए, वृक्षारोपण करें तो अगले 3 साल तक, तो अगले 3 वर्षों तक रुपए 10,000 प्रति एकड़ प्रदाय है, सरकार जो है प्रदान करेगी। तो डेटा क्या याद रखना है कि ये कब से चालू हुआ है? खरीफ वर्ष 2020 में जिस भूमि पर धान की फसल लिए थे, उस भूमि पर अगर वृक्षारोपण करता है कोई किसान जो है, तो अगले 3 वर्षों तक उसको जो है प्रति एकड़ 10,000 रुपये प्रदान किए जाने हैं। कौन सी योजना के तहत? तो ये योजना का नाम महत्वपूर्ण है, फिर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। तो ये सारी देखिए, एक तो जो है सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न सामान्य रूप से पूछे ही जाते हैं, और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर योजनाएं जो है आपको न्यूज़पेपर पर पोस्टरों में ही पता चल जाती है। चलिए, ये तो हुई कुछ सरकारी योजनाओं की बात। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के एक जीवट व्यक्तित्व की। नाम है चित्रसेन साहू। चित्रसेन साहू सिविल इंजीनियर हैं, बालोद के रहने वाले हैं। दोनों पैर खो चुके हैं दुर्घटना में। अब महत्वपूर्ण और जीवट इसलिए कि ये जो हैं 7 महाद्वीप के सर्वोच्च शिखरों को जीतने निकले हैं, दोनों पैरों से अपंग होने के बावजूद। और इस क्रम में ये जो है 3 महाद्वीपों के जो सर्वोच्च शिखर हैं वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, यानी वहां तक पहुंच चुके हैं वो। जैसे माउंट किलिमंजारो ये फतह कर चुके, माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। उसके पश्चात जो है इन्होंने माउंट कोजियस को फतह किया था, कोजियस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इन्होंने
अफ्रीका का माफ करिएगा, यूरोप का सर्वोच्च शिखर माउंट एल्ब्रुस जो है फतह किया है। ये है आपका यूरोप का। और इनकी इच्छा है कि ये सातों महाद्वीपों के जो सर्वोच्च शिखर हैं उनको नापें, उनको फतह करें। इस क्रम में 3 महाद्वीप के 3 शिखर वो पहले ही नाप चुके। तो नाम याद रखेंगे, चित्रसेन साहू बालोद के रहने वाले हैं। फिर अपन याद रखेंगे मिशन सागर के बारे में। मिशन सागर क्या है? मिशन सागर तो लिक्विड ऑक्सीजन की खेप जो है, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन की खेप भारत से इंडोनेशिया पहुंचाई गई। कोरोना काल में ऑक्सीजन की क्या मारामारी थी हम सबको पता है। लिक्विड ऑक्सीजन की खेप जो है इंडोनेशिया को पहुंचाई गई। इंडोनेशिया को पहुंचाई गई। और इसमें जो है आईएनएस एरावत, ये भारतीय नौसेना का जो है पोत है, आईएनएस एरावत, इसके द्वारा। और इस मिशन को कहा गया मिशन सागर। तो मिशन सागर क्या है? मिशन सागर जो है लिक्विड ऑक्सीजन इंडोनेशिया को पहुंचाने की, इंडोनेशिया को भेजने की जो मुहिम थी उसे कहा गया मिशन सागर। इसमें भाग किसने लिया? आईएनएस एरावत ने। इसी बीच जो है 25 से 31 अगस्त के बीच में राष्ट्रीय पाल नौकायन प्रतियोगिता हुई थी। खेल से संबंधित तथ्य है ये। 23 से माफ कीजिएगा 25 से 31 अगस्त के बीच में जो है राष्ट्रीय पाल नौकायन प्रतियोगिता जो है आयोजित की गई थी। अपने को याद रखना है या हमें ज्ञात होने चाहिए कि कहाँ। तो ये आयोजन किया गया था कर्नाटक में, मैसूर के कृष्णराज सागर बांध। मैसूर में जो है ये आयोजित की गई थी। अभी थोड़ी देर पहले इंडियन नेवल सर्विस की बात हो रही थी। तो भारतीय नौसेना ने एक और उपलब्धि हासिल की है, एक गर्व का क्षण हासिल किया है कि भारतीय नौसेना की एयर विंग को, जिसमें हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट वगैरह रहते हैं, तो भारतीय नौसेना की एयर विंग को प्रेसिडेंट कलर दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर। प्रेसिडेंट कलर क्या है? प्रेसिडेंट कलर जो है राष्ट्रपति का झंडा होता है। प्रेसिडेंट कलर जो है राष्ट्रपति का झंडा है, राष्ट्रपति का ध्वज है। तो किसी भी सैन्य इकाई को, किसी भी सैन्य यूनिट को दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है, प्रेसिडेंट कलर। किसी भी सैन्य इकाई को, किसी भी सैन्य इकाई को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है प्रेसिडेंट कलर। किसी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान।
तो किसे दिया गया, हमने याद रखना है, ये दिया गया भारतीय नौसेना की एयर विंग को। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। आप हम सबको पता है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पर थोड़ी भी नज़र रखे हुए हैं। तो हालांकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु फिर भी मुझे लगा इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। तो अब अफगानिस्तान के पूर्व आईटी मंत्री जो थे, अफगानिस्तान में जब सरकार थी, यानी तालिबान के कब्जा से पूर्व, तो अफगानिस्तान के आईटी मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री के आईटी मंत्री सैयद अहमद शाह, सैयद अहमद शाह सादत, इन दिनों जर्मनी में शरण लिए हुए हैं और रोजी रोटी चलाने के लिए पिज़्ज़ा की डिलीवरी कर रहे हैं। जर्मनी में पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे हैं। न्यूज़ को बताने का एक मानवीय पक्ष है कि हम कभी भी किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं रह सकते, यानी कब कोई आदमी अर्श से फर्श पे पहुंच जाए और कौन फर्श से अर्श पे पहुंच जाए, कहा नहीं जा सकता। किसने सोचा होगा कि एक मंत्री, एक सरकार में मंत्री जो हैं, कुछ ही दिनों में, 8-10 दिनों में किसी एक दूसरे देश में शरण लेंगे और पेट भरने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए उनको पिज़्ज़ा डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो ये हैं सैयद अहमद शाह सादत। चलिए, भारत का अगला जो न्यूज़ है, भारत का स्वदेश निर्मित, भारत का स्वदेश निर्मित, अपने देश में निर्मित जो है सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत, नाम याद रखेंगे, सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत, उसका नाम है आईएनएस विक्रांत। तो ये नाम याद रखेंगे। स्वदेश निर्मित देश का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है आईएनएस विक्रांत। चलिए, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु से संबंधित अगला जो न्यूज़ है, दुखद न्यूज़ है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के राजकीय पशुओं की संख्या जो है बहुत गिनती में बची हुई है, 8 या 10 ही बचे हुए हैं, और इनके लिए, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए अभी कुछ समय पहले असम के मानस से कुछ जंगली भैंसे भी यहाँ पर लाए गए थे, जिन्हें अभी बारनावा पर अभ्यारण्य में रखा गया है। तो न्यूज़ ये है कि उदंती अभ्यारण्य, जो गरियाबंद में है, उदंती अभ्यारण्य में एकमात्र मादा वन भैंसा, खुशी, नाम याद रखेंगे, की मृत्यु। चूंकि राजकीय पशु हैं, गिनती के ही हैं, इसलिए ये न्यूज़ जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उदंती अभ्यारण्य में इनकी मौत हो गई, खुशी की, वो एकमात्र मादा वन भैंसा थी छत्तीसगढ़ में। कभी कभी जो है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण ना भी हो, परंतु चर्चा में रहने के कारण कुछ न्यूज़ को जो है आपके करंट अफेयर्स में पूछ दिया जाता है। जैसे केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। तो केबीसी की पहली करोड़पति बनी है, अभी का जो सीजन चल रहा है, केबीसी का जो सीजन चल रहा है, तो उसकी पहली करोड़पति, केबीसी के वर्तमान सीजन, कौन सा सीजन चल रहा है आप लोग देख लीजिएगा,
के वर्तमान सीजन की पहली करोड़पति बनी है आगरा की हिमानी जो है आगरा की रहने वाली हैं और नेत्रहीन है। तो ये पहली करोड़पति बनी है। और जब केबीसी की बात ही चल रही है तो केबीसी में अभी लास्ट जो एपिसोड हुआ उसमें छत्तीसगढ़ के चांपा से डीपीएस की जो प्रिंसिपल हैं वो हॉट सीट पे पहुंची थी। उनका नाम आप याद रखेंगे, कल्पना सिंह। तो छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी इस प्रकार की न्यूज़ अगर होती है तो करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हबीब तनवीर जाने माने रंगकर्मी छत्तीसगढ़ के, उनकी याद में हबीब तनवीर की याद में 2021 में तो हबीब तनवीर की याद में जो है नाट्य प्रस्तुत किया जाता है छत्तीसगढ़ में। ये हबीब तनवीर जो है छत्तीसगढ़ के प्रख्यात रंगकर्मी रहे हैं। तो 2021 में एक नाटक खेला जा रहा है, उसका शीर्षक जो है आपको याद रखना है। थोड़ा सा फनी है लेकिन है ऐसा ही है। खेले जाने वाले नाटक का इसका शीर्षक है संस्कृति विभाग तुम्हारे बाप का नहीं। इसके पीछे एक रोचक कहानी है कि जो रंगकर्मी हैं उनके और संस्कृति विभाग के जो अफसरान थे उनके बीच जो है किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। और अफसरान जैसे जिस घोड़े पर सवार रहते हैं अपने अफसरी के कारण, उन्होंने कह दिया कि संस्कृति विभाग तुम्हारे बाप का नहीं। कलाकारों को बात चुभ गई और उन्होंने इसी टाइटल से, इसी नाम से जो है एक नाटक की रचना कर डाली जिसका जो है मंचन होना। तो इसका नाम है संस्कृति विभाग तुम्हारे बाप का नहीं। नाटक का टाइटल है खेला जाना है हबीब तनवीर की याद में जो रंगमंच का प्रदर्शन होता है उसमें। खेल से संबंधित या दिवसों से संबंधित अगला जो बिंदु है वो है 29 अगस्त। 29 अगस्त को याद रखेंगे कि 29 अगस्त जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। किसकी स्मृति में, ये याद रखेंगे तो मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। मेजर ध्यानचंद जी का जो है जन्मदिन होता है इस दिन। इसी उपलक्ष्य में इसे जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थशास्त्र या नीति से संबंधित एक पॉइंट है अगला, विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास किससे संबंधित है? ये विवाद से विश्वास जो ये स्लोगन है या ये टैग जो है किसी कार्यक्रम का, वो कार्यक्रम संबंधित है प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स के विवादों के समाधान की योजना है ये।
तो गवर्नमेंट के साथ अपना टैक्स संबंधित जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी विवाद है, उनको उनका समाधान करने की जो योजना है उसका टैगलाइन है विवाद से विश्वास। तो ये याद रखेंगे, विवाद से विश्वास जो है किससे संबंधित है। अगला फिर से छत्तीसगढ़ के एक पुलिस से संबंधित जो है, एक पुलिसकर्मी से संबंधित, एक आईपीएस से संबंधित ये न्यूज़ है कि वो है संतोष कुमार सिंह। संतोष कुमार सिंह जी जो हैं कोरिया के एसपी हैं, कोरिया जिले के, और इनका जो चयन हुआ है वो हुआ है आईएसीपी अवार्ड के लिए, आईएसीपी अवार्ड 2021 के लिए। किस कैटेगरी में? अंडर 40 कैटेगरी में। तो ये क्या है, दुनिया भर के जो भी पुलिसकर्मी होते हैं उन्हें पुलिसिंग के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस। तो आईएससीपी अवार्ड जो है इनको दिया जाना है संतोष कुमार सिंह को। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, यानी कोरिया जिले के एसपी हैं, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स की। तो ये याद रखेंगे। डीएमएफ जो है आजकल चर्चा में रहता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। तो जो भी मिनरल्स यानी कि खनिजों से जो आय होती है उनके प्रबंधन, उनके रखरखाव के लिए डीएमएफ कोष की जो है स्थापना की गई है। विवादों में और चर्चा में इसलिए है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके अध्यक्ष आदि पदों पर जो है अपने जो भी विधायक आदि थे उनकी नियुक्ति की थी, जिससे केंद्र और राज्य के बीच जो है थोड़े समय के लिए कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी रही, और केंद्र ने अंततः उस नियम को पुनः बहाल कर दिया जिसके अंतर्गत डीएमएफ कोष के जो अध्यक्ष होंगे वो कलेक्टर ही होंगे, कलेक्टर होंगे। और जिस जिले की बात हो रही है उस जिले के जो जिला पंचायत सीईओ होंगे, जिला पंचायत सीईओ, उनको पदेन सचिव कर दिया गया है नए नियमों में। पदेन सचिव होंगे ये, पहले इसकी व्यवस्था नहीं थी। तो नए जो नियम बने हैं डीएमएफ से रिलेटेड, उसमें अध्यक्ष होंगे कलेक्टर, पदेन सचिव होंगे सीईओ जिला पंचायत, और उस क्षेत्र के जो भी एमपी हैं, राज्यसभा सदस्य या फिर लोकसभा सदस्य, वो जो होंगे इनके सदस्य होंगे। तो ये है। चलिए अब थोड़ा खेलों की बात कर लें इसी समय में, चूंकि पैरालंपिक्स, टोक्यो पैरालंपिक्स संपन्न हुआ। ओलंपिक्स को जो है हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं खेल से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को। सबसे पहले हम देखते हैं पैरालंपिक। पैरालंपिक, टोक्यो का जो पैरालंपिक है वो, अगर पैरालंपिक का इतिहास देखें, भारत का अगर इतिहास देखें पैरालंपिक में, भारत के खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन रहा है, तो प्रदर्शन के लिहाज से, मेडल के लिहाज से ये वाला जो है सबसे सफल पैरालंपिक है। तो पैरालंपिक 2020 जो है, 2020 भारत के लिए, भारत का सबसे सफल पैरालंपिक है। भारत का सबसे सफल पैरालंपिक है। भारत ने इसमें जो है कुल 19 पदक जीते, 19 पदक जीते, 24वें स्थान पर रहा, 24वें स्थान पर रहा भारत, प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो 19 पदक जीते। अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि अभी तक के पैरालंपिक में भारत के प्रदर्शन की बात करें तो पैरालंपिक में अब तक भारत ने कुल 31 पदक ही जीते हैं, कुल 31 पदक जीते हैं। उस लिहाज से 19 पदक जो है
बहुत अच्छा प्रदर्शन है। और फिर दूसरे देशों की अगर हम बात करें, जैसा हमने ओलंपिक पे कवर किया था, तो पहले स्थान पर जो है वो रहा चीन। चीन ने जो है 96 गोल्ड मेडल जीते। और टोटल कुल अगर मेडल की हम बात करें तो उसने जीते 207। दूसरे नंबर पर रहा ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। उसने जीते 41 गोल्ड और कुल 124 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर रहा अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 37 गोल्ड मेडल जीते, कुल 104 मेडल। और हमारा देश 24वें स्थान पर रहा, भारत जो है। तो पदकों की संख्या आप याद रखेंगे, यहाँ पर 5 गोल्ड जीते, 8 सिल्वर जीते, 6 ब्रॉन्ज कांस्य जीते। तो 8, 5, 13 और 6 19, कुल 19 पदक जो है भारत ने जीते। अब बात आती है कि ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ओपनिंग में जो ध्वजवाहक थे वो थे टेकचंद। और क्लोजिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक थे वो थी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत की तरफ से एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते। अवनी लेखरा ने एक स्वर्ण पदक जीता और एक जो है कांस्य पदक जीता निशानेबाजी में। तो चलिए 5 गोल्ड मेडलिस्ट का नाम यहाँ पर देख लेते हैं, वो कौन कौन के खेल से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हैं अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने 2 पदक जीते, एक स्वर्ण और एक कांस्य। ये जो है निशानेबाजी से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। दूसरे नंबर पर है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल जो है भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने और उसी दिन 5 बार अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा। तो भाला फेंक का पैरालंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है, सुमित अंतिल के नाम। तीसरे हैं मनीष नरवाल। मनीष नरवाल ने भी निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। चौथे हैं प्रमोद भगत, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और पांचवा भी जो हमको गोल्ड मिला वो बैडमिंटन में ही मिला, कृष्णा नागर। तो अलग अलग कैटेगरी होती है, जो शारीरिक अक्षमता होती है उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है कि कितने अक्षम हैं शरीर के किस भाग से। उसके आधार पर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो है सेम खेल जो है अलग अलग कैटेगरीज में खेले जाते हैं। जैसे कुश्ती में वजन के हिसाब से अलग अलग वर्ग होता है, उसी प्रकार पैरालंपिक में भी एक ही खेल के अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। इसीलिए आपको देखने को मिल रहा है कि बैडमिंटन में जो है हमको 2-2 गोल्ड मेडल मिले हैं। तो ये फिर एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है, जैसा हमने उसमें देखा था ओलंपिक में हमने देखा था कि पहला मेडल भारत के लिए किसने जीता था। तो उसमें मीराबाई चानू थी, रजत पदक जीता था। इसमें भी पहला जो पदक आया भारत के नाम, पैरालंपिक का पहला पदक, वो रजत पदक के रूप में ही आया टेटे में, टेबल टेनिस में। वो जीता था भाविना पटेल ने। भाविना पटेल टेबल टेनिस में टीटी रजत पदक जीता था। तो ये सारा चीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर पैरालंपिक का थोड़ा सा इतिहास हम देखना चाहें तो पैरालंपिक में
सबसे पहला मेडल, भारत की तरफ से सबसे पहला मेडल जीतने वाले थे मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत जो है पैरालंपिक में भारत के लिए बहुत पहला, मतलब सबसे पहला मेडल जो है, सबसे पहला मेडल जीता था मुरलीकांत ने 1972 में। 1972 में उन्होंने जीता था। स्विमिंग में, तैराकी में गोल्ड जीता था उन्होंने। और अगर महिला की बात करें, सबसे पहला मेडल अगर महिला की बात करें, तो सबसे पहली महिला जिन्होंने पैरालंपिक में भारत के लिए कोई मेडल जीता था वो थी दीपा मलिक। दीपा मलिक ने भाला फेंक में 2016 में पदक जीता था। चलिए, ये तो हुई ओलंपिक की बात, पैरालंपिक की बात। इसी बीच जो है मुक्केबाजी के जूनियर चैंपियनशिप चल रहा था। एशियाई चैंपियनशिप, यानी कि एशियाई जूनियर मुक्केबाजी का चैंपियनशिप चल रहा था दुबई में। बॉक्सिंग, एशियन मुक्केबाजी या फिर बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रहा था। चैंपियनशिप जूनियर कहाँ चल रहा था? दुबई में। उसमें भारत का प्रदर्शन बस याद रखेंगे। तो भारत ने जो है इसमें 8 गोल्ड, 8 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। और इन 8 स्वर्ण में से अगर हम बात करें तो 6 गोल्ड जो है वो गर्ल्स ने जीते हैं। तो ये एशियन जूनियर मुक्केबाजी या बॉक्सिंग चैंपियनशिप का रिजल्ट है। भारत के खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो भारत के खिलाड़ियों में से क्लीवलैंड में WTA 250 टेनिस प्रतियोगिता चल रही थी। टेनिस प्रतियोगिता, उसमें भाग ले रही थी भारत की सानिया मिर्जा, युगल में खेल रही थी और ये उप विजेता रही सानिया मिर्जा। प्रश्न कई बार पूछता है कि पार्टनरशिप किसके साथ कर रही थी, यानी किनके साथ खेल रही थी, क्योंकि ये युगल में खेल रही थी, मिक्स्ड में खेल रही थी। तो इनका पार्टनर कौन था, इनकी पार्टनर कौन थी? तो वो नाम याद रखेंगे आप, क्रिस्टीना जो है USA की रहने वाली हैं और इस चैंपियनशिप में, इस प्रतियोगिता में इनकी जोड़ी जो है उपविजेता रही, रनर अप रही। खेल से ही संबंधित अगला प्रो कबड्डी का जो है 8वां सीजन आने वाला है। प्रो कबड्डी का 8वां सीजन, 7 सीजन जो है हो चुके हैं, 8वां सीजन आने वाला है। तो इससे संबंधित एक बड़ी खबर है कि प्रदीप नरवाल जो अब तक पटना पायरेट के लिए खेलते थे, उन्हें प्रदीप नरवाल को 1.65 करोड़ में यूपी योद्धा ने खरीद लिया है। यूपी योद्धा ने, तो अब तक की सबसे बड़ी डील है ये। अगर बोली की बात करें तो 1.65 करोड़ जो है प्रो कबड्डी में किसी खिलाड़ी के लिए लगाई गई सबसे बड़ी बोली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो 8वां सीजन चलने वाला है, उसके लिए प्रदीप नरवाल के जो है 1.65 करोड़ की बोली लगाया है, यानी ले लिया है यूपी योद्धा ने। तो ये सबसे बड़ी बोली है अब तक की प्रो कबड्डी में।
खेल से संबंधित एक और खबर, इंटरनेशनल फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने के मामले में जो है रिकॉर्ड बनाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। रोनाल्डो के इंटरनेशनल फुटबॉल में इंटरनेशनल फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं रोनाल्डो। कितने गोल किए हैं इन्होंने अभी तक, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये थे आपके 23 अगस्त से 7 सितंबर तक की ताज़ा तरीन खबरें जो कि न्यूज़पेपर पर आधारित हैं। तो जैसा मैंने वीडियो के पहले कहा था, हम दावा नहीं करते कि इस बीच के सारे करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिए, पर हमने ज़्यादातर करंट अफेयर्स कवर कर लिए। और हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है ताकि आप प्रेरित हो सकें कि करंट अफेयर्स की तैयारी जो है आप न्यूज़पेपर पढ़कर भी आसानी से कर सकते हैं। बीच बीच में कुछ अगर पॉइंट्स आपको ऐसे मिलते हैं तो थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लिए गूगल बाबा हैं ही। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।